अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है माइग्रेन का। क्योंकि ये हमारी सीरीज़ जो इन्फ्लेमेटरी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका ये लास्ट टॉपिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह समझ लेना है। और इसके साथ जो है हमारी जो इन्फ्लेमेशन की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइग्रेन को। माइग्रेन क्या होता है? अब हम लोगों ने जो जनरली बात सुनी है, माइग्रेन क्या है? एक तरह का हेडेक है, ठीक है। हेडेक क्या है? ये जी जो आम हेडेक है उससे बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है, ठीक है। इतना के पेशेंट के लिए जो इसको बेयर करना भी मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है इसको देख लेते हैं, ताकि बीइंग अ फिजिशियन फार्मासिस्ट हम इसको मैनेज कर सकें, ठीक है। तो अब क्या माइग्रेन की अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ देखें तो वो क्या है? माइग्रेन इज़ अ कॉमन रिकरेंट प्राइमरी हेडेक है, ठीक है ना। कॉमन है, एक तो ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा रिकरेंट, बार बार, एक दफ़ा अब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी दोबारा नहीं होगा, ये बार बार होने वाला हेडेक है, ठीक है ना। इनका सर का दर्द ऐसा जो बार बार हो। प्राइमरी हेडेक है आइदर ऑन वन साइड और बोथ। अच्छा, ये ज़्यादातर एक साइड पे होता है और अगर केस जो है वो बहुत स्वेयर है तो फिर जो है जो दोनों साइडों पे होगा, साइड्स पे होगा। इंटरफेयर करता है विद द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड इज़ एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल न्यूरोलॉजिक एंड ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की होती है ना, ऐसा हेडेक है जो सिर्फ जो आपके सर तक महदूद नहीं है बल्कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को भी जो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऑटोनॉमिक न्यूरोलॉजिक सारे सिम्टम्स जो सिस्टम्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है और इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन द माइग्रेन विद ओरा फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रिसीड और अकम्पाई द अटैक। यानी कि अब क्या होता है, माइग्रेन की दो टाइप्स होती हैं, माइग्रेन विद ओरा एंड विदाउट ओरा, ठीक है ना। माइग्रेन विद ओरा में क्या होता है कि जो फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं पहले वो स्टार्ट होते हैं। अभी जब हम लोग ये फेजेस पढ़ेंगे माइग्रेन के तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या किस तरह से सिम्टम्स जो हैं वो प्रिसीड कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात अटैक के साथ ही सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले इन सिम्टम्स की तरफ और इन फेजेस की तरफ कि क्या ये फेजेस हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्रोडोम। अच्छा, पहले 4 फेजेस का हम लोग नाम देख लेते हैं। एक प्रोडोम है, दूसरा ओरा है, तीसरा मेन हेडेक का फेज़ है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है पोस्टड्रोम, ठीक है। जो प्रोडोम है उसकी जो ड्यूरेशन अगर हम लोग देखें तो 3 और से सेवरल डेज़ तक चलती है, यानी कि कई दिन पहले, जो मेन हेडेक स्टार्ट होने से कई दिन पहले तक जो है ये प्रोडोमल सिम्टम्स स्टार्ट रह सकते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है? प्रोडोम फेज के सिम्टम्स में क्या होता है? कॉग्निटिव डिसऑर्डर। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ जाता है? आपका कंसंट्रेशन बिल्ड ना हो पाना, ठीक है, आपकी स्टडी पे ध्यान ना लगना, याद ना होना चीज़ें, कोई रीडिंग कर रहे हैं उसको मुश्किल होना रीड करने में, ठीक है ना। कंसंट्रेशन में आपको मुश्किल आती है, ठीक है, बाज़-औक़ात। तो फिर भी क्या होता है कि ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपका हेडेक जो है माइग्रेन वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, न्यूज़िया एंड फटीग, फूड क्रेविंग होना, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स हैं उनको भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो सिम्टम्स हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं माइग्रेन के साथ। सो क्या होता है? फूड क्रेविंग होना, सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड साउंड एंड इंक्रीज इन द यूरिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद ओरा फेज देख लेते हैं कि ओरा फेज में क्या होता है? सीइंग फ्लैशिंग स्पॉट्स। अच्छा, जब हम लोग पिक्चर, अब तो खैर कैमरे आ गए हैं, वैसे ये है कि जो पहले कैमराज होते थे, अब मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उनमें इतना नहीं होता, लेकिन जो पहला कैमराज़ होते थे उनमें क्या होता था कि जब लाइट फ्लैश लाइट चलती थी और पिक्चर कैप्चर होती थी तो उसके बाद जो पर्सन होता था उसकी आंखों में काफ़ी एकदम से ना फ्लैशिंग स्पॉट्स आना शुरू हो जाते थे लाइट के। तो इस तरह के जो स्पॉट्स हैं ना, ये हेडेक के जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको नज़र आते हैं। नमनेस एंड टिंगलिंग स्किन, ठीक है ना, बिल्कुल स्किन जैसे पाँव आप सो जाना, ठीक है, और जैसे सुइयाँ सी महसूस होती है ना आपके पाँवों पे या हाथों में काफ़ी देर, आप नॉर्मल कंडीशन में भी आप लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। तो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। अच्छा, इसकी ओरा की ड्यूरेशन क्या होती है? 5 मिनट से 60 मिनट, यानी कि 5 मिनट से 1 घंटा पहले तक जो है ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिनाइटस, यानी कि कानों में घंटियों की आवाज़ें आना या शोर की आवाज़ आना, ठीक है। टेम्प्रेरी विजन लॉस, ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये भी होता है, ठीक है ना, ये सिम्टम देखा गया ओरा का। इसके अलावा चेंज इन द स्मेल एंड द स्पीच चेंज, ठीक है ना, अजीब सी स्मेल भी आपको फील होती है, ठीक है, और इसके अलावा बोलना मुश्किल हो जाता है, स्पीच जो डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है मेन हेडेक का फेज़। इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी होती है? 4 आवर्स से 72 आवर्स होती है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें मेन इसका सिम्टम तो हेडेक है ना, सर तो बहुत दर्द होता ही है। एक साइड पे बाजू का सर का एक हिस्सा दर्द हो रहा होता है और अगर स्वेयर केसेस हो तो दोनों हिस्से, यानी कि पूरा सर दर्द हो रहा है आपका, ठीक है।
इसके साथ साथ सिम्टम्स क्या होते हैं कि लाइट सेंसिटिविटी हो जाना, नॉइस सेंसिटिविटी और ऑर्डर, यानी कि आप जो पेशेंट है उसको आवाज़ों से भी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, उसको जो है कोई अजीब सी स्मेल है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है या लाइट से हो रही है। न्यूज़िया, वॉमिटिंग इसका बहुत कॉमन इसमें इस फेज़ में चलता है, ठीक है ना, न्यूज़िया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसके अलावा स्किन बिल्कुल पेल हो जाना, स्पीच चेंजेस, अब देखें स्पीच चेंजेस जो हैं और कॉग्निटिव डिसऑर्डर ये चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। डायरिया ज़रा रेयर होता है और फीवर भी रेयर होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पोस्टड्रोम में क्या होता है कि अब ये जो मेन जो हेडेक का फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन, पोस्टड्रोम की ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये 1 to 2 डेज़ तक चलता है। इसमें भी यही होता है कि जो कंसंट्रेशन बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, फीलिंग डिप्रेस्ड फील करता है या तो पेशेंट, और या फिर जो है यूफोरिया, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या एकदम से जैसे आप रिलैक्स, स्ट्रेस से रिलैक्स हो जाते हो, उस तरह की कंडीशन होना। अच्छा, एक बात मैं ये बता दूं कि जो ये सिम्टम्स हैं ये इनमें से जो एट अ टाइम 3 to 4 हो सकते हैं या 2 to 3 सिम्टम्स एट अ टाइम हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि जो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है या इससे ज़्यादा आपको कहीं से लिस्ट मिलती है तो वो सारे के सारे सिम्टम्स एट द सेम टाइम हो रहे हों, ठीक है ना। तो जैसे फीलिंग डिप्रेस्ड एंड फीलिंग यूफोरिया, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है ना। अब न्यूज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, ये सब कुछ आप सोचें कि साथ हो रहा है। एब्डोमिनल पेन के साथ डायरिया हो सकता है, ठीक है ना, साथ वॉमिटिंग भी कॉन्टीन्यूसली हो रही है। ये भी कंडीशन में वैसे होता है कि वॉमिटिंग भी हो रही होती है और डायरिया भी होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन फिर बड़ी सीवियरिटी की तरफ चली जाती हैं। सो क्या होता है कि इनमें से कोई एक, 2 सिम्टम एक साथ हो रहे हैं या 3 सिम्टम्स एक साथ हो रहे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया कि माइग्रेन होता क्या है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि माइग्रेन किसी पर्सन को क्यों होता है, क्या वजह है, उस मतलब बाकी लोगों से उसमें क्या ऐसी चीज़ आती है या उसकी क्या प्रैक्टिस है, लाइफस्टाइल उसका किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है कि उसमें जो है ये माइग्रेन की प्रॉब्लम उसको स्टार्ट होती है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो इटियोलॉजिकल फैक्टर देखा गया है वो जेनेटिक्स है, यानी कि पर्सन की जो पेशेंट की जेनेटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 50% जो है वो जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। और इसमें ये नहीं होता कि कोई एक जीन का मसला है, मल्टी फैक्टोरियल जो है पॉलीजेनिक बेसिस होती हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जीन्स में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी पर्सन को माइग्रेन होता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि मदर से जो है वो चाइल्ड को पास हो रहा है या फादर से चाइल्ड को पास हो रहा होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि यही चीज़ें जो है वो आपके जेनेटिक्स में इंक्लूड हो रही होती हैं। अच्छा, इनमें से एक का जो रीज़न है वो ये है कि जो कैल्शियम चैनल है ना उसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो सही तरह से बना नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चैनल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, 3D हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो सही तरह से बनता नहीं है क्योंकि उसके जीन्स में प्रॉब्लम होती है। अब वो सही तरह से जब बनेगा नहीं तो वो जब ओपन होगा तो सही तरह से क्लोज नहीं होगा, या क्लोज होगा तो सही तरह से ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसका प्रॉब्लम होती है। तो अब ये किस तरह से आगे इफेक्ट करता है ये आगे जाके मैं आपको जब हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस में देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मजीद फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन कॉज करते हैं, ठीक है। एक तो फैमिली हिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया कि मल्टी फैक्टोरियल पॉलीजेनिक बेसिस है, कोई एक जीन का आप खास तौर पर नाम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से आ जाते हैं फैक्टर्स, फूड ट्रिगर्स आ जाते हैं, खाने का फूड ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ द अल्कोहल आ जाता है, कैफ़ीन आ जाती है। अच्छा, कैफ़ीन में दो सूरतें हाल हैं, ठीक है ना, एक तो कैफ़ीन की एक्सेस, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है वो कैफ़ीन इनटेक करता है जैसे चाय या कॉफ़ी में और एकदम से वो छोड़ दे तो उसको क्या होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जैसे चाय जो जो टेकर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फील होता है जब वो चाय ना पिएं, ठीक है ना। चॉकलेट क्योंकि कुछ लोगों को सूट नहीं करती। फिर फर्मेंटेड या पिकल्ड फूड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चीज़ फूड, सीजनड सॉल्ट जो आ जाते हैं उनकी वजह से, या इंस्टेंट फूड, ठीक है, उनकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। फिर नाइट्रेट कंटेनिंग फूड जैसे कि प्रोसेस्ड मीट होता है वो क्या होता है, नाइट्रेट कंटेनिंग फूड होता है। इसके अलावा टायरामाइन कंटेनिंग फूड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फूड्स की एक लिस्ट आ गई कि फूड का फैक्टर्स हमें पता चल गया कि कौन कौन से फूड हैं जिनकी वजह से जो है वो ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन का अटैक, ठीक है।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, ग्लेयर या लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट में रहना, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे जो शूटिंग वगैरह करते हैं उनको ज़्यादातर कंडीशन में हाल में फेस करनी पड़ती है, जो लाइटिंग उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई में चले जाना, लाउड नॉइस, ठीक है ना, तेज़ शोर, कहीं से जो है आप म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में गए हुए और कोई पेशेंट ऑलरेडी जो है वो उसको माइग्रेन का अटैक रहता है, तो उसको मज़ीद जो है ये एक ट्रिगर साबित होगा, ठीक है ना, जो लाउड नॉइस है। फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्यूम्स, ठीक है ना, बाज़ औक़ात लैब में काम करते हुए बड़े फ्यूम्स कोई उठते हैं जैसे एसिड वगैरह के, उसकी वजह से भी जिन लोगों को पहले से मौजूद होता है, पहले से जो सेंसिटिव होती हैं जिनकी, अभी हम लोग मेन पढ़ेंगे तो हम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं, आम लोग भी जो है ये ऑब्वियसली इनसे एक्सपोज होते हैं लाउड नॉइस से, लेकिन उनको क्यों नहीं होता और माइग्रेन के पेशेंट को क्यों हो जाता है, वो मज़ीद हम पढ़ते हैं अभी। फिर इसके अलावा टोबैको स्मोक से लोग अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, वेदर चेंजेस से माइग्रेन का अटैक हो सकता है, ठीक है। बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ द स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि एक दिन का आप चलो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई, काफ़ी दिन जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा स्लीप की वजह से भी, जो ज़्यादा सोने की वजह से भी सर दर्द होता है, ठीक है ना, वो भी एक तरह से आ जाता है फैक्टर, ज़्यादा सोना या कम सोना दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर फैटीग, थकावट बहुत होना, उसके बाद आ जाता है मेंस्ट्रुएशन, वो भी एक फैक्टर है, ट्रिगर फैक्टर है। फिर मेनोपॉज आ जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाती है, स्किप्ड मील्स खाना ना खाना, ठीक है। इसके अलावा स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा आपने जो है कोई एक्सरसाइज कर ली है उस वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस एंड पोस्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस के दौरान भी सर में जो है वो जो माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो सकता है, और पोस्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलीज़ होने के बाद भी ये हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये कोई एक फैक्टर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि माइग्रेन का जो अटैक है उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ का एक्सेस जो है जब हो जाता है तो फिर उस पर्सन को जो है ऑलरेडी सेंसिटिव पर्सन को माइग्रेन का अटैक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जीन्स की वजह से क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो आम पर्सन की निस्बत जो है, जो उसकी ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसका जो माइग्रेन के पेशेंट का जो ब्रेन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके न्यूरॉन्स, उसकी जो इम्पल्सेस हैं वो ज़्यादा जल्दी ट्रिगर कर देती हैं एक्शन को, ठीक है ना। छोटे स्टिमुलाई को भी जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स जो है वो शो करती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है कि आम तौर पे भी कोई चॉकलेट खाता है, आम लोग खाते हैं चॉकलेट, ठीक है, फर्मेंटेड फूड या चीज़ फूड खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि या तो ये लोग एक्सेस में खा लेते हैं, ऑलरेडी ये सेंसिटिव होते हैं और ये एक्सेस में ये खा लेते हैं, या फिर इनकी इतनी सेंसिटिविटी होती है कि अगर ये थोड़ा सा भी खाएँ तो इनको माइग्रेन का अटैक हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं इसकी मेजर पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। अच्छा, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नर्व्स का क्या सिस्टम है, ठीक है। कौन सी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को जो है वो इनर्वेट करती हैं, कौन सी स्पाइन को कर रही होती हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सी आर्टरी जो है वो ब्रेन को जो है वो ब्लड डिलीवर कर रही है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नर्व में हमारे पास दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रैनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व में जो हमारे पास क्रैनियल नर्व 5, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, उसका मेन रोल है इस माइग्रेन के ओवरऑल सिस्टम में, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये इम्पल्सन सेंड कर रही होती है फेस को, ठीक है। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, एक ऑप्थैलेमिक होती है, एक मैक्सिलरी और एक मैंडिबुलर ब्रांच होती है। 3 ब्रांचेस हो गई। अब इसके नामों से आपको पता चल गया कि ये फेस के किस किस हिस्से को इनर्वेशन सप्लाई कर रही हैं, इम्पल्सेस सेंड कर रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है कि ये इम्पल्सेस जो है वो किस किस तरह की सेंड करती हैं। एक आ जाती है जनरल इम्पल्सेस और एक आ जाती है स्पेसिफिक इम्पल्सेस। जनरल में क्या है, टच एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। जो टेम्परेचर का ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको पता एहसास दिलवाए कि जो टेम्परेचर हाई हुआ है तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हाई हुआ है। आपको खुद ब खुद जो है वो महसूस हो जाता है कि टेम्परेचर हाई है, या किसी ने आपको टच किया है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब टेस्ट क्या है, विजन क्या है, स्मेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई आप ले रहे हैं स्टिमुलाई, तो फिर रिस्पॉन्स शो हो रहा है, ठीक है ना। टेस्ट आ जाता है, विजन, स्मेल, बैलेंस एंड हेयरिंग, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये स्पेसिफिक इम्पल्सेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का ये काम क्या है, ये एक तो इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसका हमने एनाटॉमी का देख लिया, इसका थोड़ा सा, फिर हमने इसके फंक्शंस देख लिए, ठीक है ना। ये जनरल है और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग न्यूरोपेप्टाइड्स देखते हैं कि ये न्यूरोपेप्टाइड कौन कौन से रिलीज़ करवाता है। ये 3 तरह के न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ करवाता है। नंबर 1 इज़ द VIP, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है ये सब्सटेंस P और तीसरा आ जाता है CGRP, ठीक है।
जो वीआईपी है उसका नाम क्या है, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। इसका फंक्शन है वैजो डायलेटर है। और दूसरा ये रेगुलेट करता है स्मूथ मसल एक्टिविटी इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हमने पहले ही ये जो है ये डेफिनेशन के अंदर ही ये बात हो चुकी थी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होंगे। तो ये क्या है कि ये वो जो नर्व है, ठीक है ना, जो क्रैनियल नर्व 5, वो ये ऐसा पेप्टाइड रिलीज़ करवा रही है जो कि जीआईटी को भी रेगुलेट कर रहा है, मतलब उसकी एक्टिविटी को भी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल है उनकी एक्टिविटी को भी ये रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और दूसरा ये वैजोडाइलेटर भी है। इसके अलावा ये रिलीज़ करवाता है सब्सटेंस पी जो कि एक्टिवेट करता है नोसिसेप्टर्स को, जो कि रेगुलेट करता है पेन को। ठीक है ना, ये तो आपको बात क्लियर है ना। ये तो हम लोगों ने जब एनसेट्स पढ़ा था हम लोगों ने तब भी पढ़ लिया था कि सब्सटेंस पी किस तरह से वो काम जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है CGRP। CGRP क्या होता है, कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड है। ये स्टिमुलेट करता है मैस्ट सेल को। जब ये मैस्ट सेल को स्टिमुलेट करता है ना, तो एक तरफ तो जो है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है मेनिंजेस की। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, हिस्टामाइन रिलीज़ होता है। ठीक है ना, सिक्रेट करता है हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन जब रिलीज़ होता है तो क्या आगे प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन से आप लोगों ने जिन्होंने एंजाइना को पढ़ा है उनको पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैजोडाइलेशन में। तो क्या होता है कि वैजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर भी वैजोडाइलेशन हो रही है। ठीक है ना, एक तरफ ये वैजोडाइलेशन हो रही है, ठीक है ना, दूसरी तरफ ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, और यहाँ पर भी जो है ये वैजोडाइलेशन हो रही है। ठीक है, अब वैजोडाइलेशन से प्रॉब्लम क्या है, वैजोडाइलेशन से क्या होता है कि जब खून जो है वो आहिस्ता चलता है, खून में प्रेशर होता है तो वो सारे बॉडी में जो है मूव करता है। ठीक है, अगर उसमें प्रेशर ना हो तो फिर वो मूव नहीं करता। ठीक है, तो फिर क्या हो जाती है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है। हाइपोपरफ्यूजन क्या होता है कि जो ब्रेन सेल है उनको जिस तरह से ब्लड मिल रहा था, ठीक है ना, ऑब्वियसली ब्लड के ज़रिए उनको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, वो जा रहा है ब्लड में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर है ना। तो ये सारा जो फंक्शन जो है वो फिर आहिस्ता हो जाता है, स्लो हो जाता है। जो ब्रेन सेल को वो क्या होते हैं, एनर्जी नहीं मिलती, ग्लूकोज नहीं मिलता। ठीक है ना, और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सेल से क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो हाइपरपरफ्यूजन इसलिए भी प्रॉब्लम का बाइस है। दूसरा मैस्ट सेल भी रिलीज़ हो रहे हैं, एक तरफ तो मैस्ट सेल रिलीज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, खून आहिस्ता होगा। अब खून आहिस्ता होने का मतलब क्या है कि अब जो ब्लड सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ से चलेंगे, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी हो रही है तो अब क्या है कि उसी तरह से जो मैंने आपको जो सारा सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आप यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो इन्फ्लेमेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिसका लेक्चर नहीं लिया कि इन्फ्लेमेशन किस तरह से होती है और स्टेसिस और वैजोडाइलेशन की वजह से किस तरह से इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो पहुँचना शुरू हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ, तो फिर मैं उनकी जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आ जाएगा, लिंक मैं दे दूँगी, ऊपर भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो इन्फ्लेमेशन की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फ्लेमेशन को क्लियरली जो अंडरस्टैंड करना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये सारा प्रॉब्लम आपको समझ आई कि किस तरह से जो है ये सारा कुछ स्टिमुलेट हो रहा है। पेन एक तरफ हो रही है, अच्छा एक तरफ वैजोडाइलेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और एक पेन भी हो रही है। ठीक है ना, सर दर्द तो मेन तो यही है ना, खैर ठीक है ना, और इसकी वजह से क्या मज़ीद जो है वो जो इधर उधर के जो सिम्टम्स हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा जो चीज़ें क्या होती हैं कि आपके जो है वो माइंड में आपको ये रखनी है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अच्छा, अब ये नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि हम लोगों ने देखते हैं कि किस तरह से एटियोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो उसको ट्रिगर करते हैं माइग्रेन को। एटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंटल चेंज, हाई कैफ़ीन इंटेक या कैफ़ीन विड्रॉवल, अल्कोहल इंटेक, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड, लाउड नॉइस, ये किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारे जो है हमारे में क्या होता है कि ख़ासतौर पे ये चीज़ें हमारा जो होम्योस्टेसिस एंड सर्केडियन रिदम है उसको चेंज करते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई, इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, ठीक है ना, ये इस चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो बॉडी है उस बॉडी की होम्योस्टेसिस वो चेंज हुई एंड सर्केडियन रिदम जो है वो चेंज हुआ। ठीक है ना, सिग्नल गए किसको, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है ना, अब हाइपोथैलेमस आगे से जो सिग्नल वो किसको सेंड करता है, वो एक्टिवेट करता है
सिग्नल्स के ज़रिए जो ट्राइजेमिनल वास्कुलर पाथवे है उसको एक्टिवेट करता है। नोसिसेप्टर एंड ट्राइजेमिनल वास्कुलर पाथवे को एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये रिलीज़ करता है ये तीनों सब्सटेंसेस VIP, सब्सटेंस P एंड CGRP। ठीक है, ये बात क्लियर है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से क्या है वो क्या होता है, सिग्नल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस आगे से एक्टिवेट कर रहा है ट्राइजेमिनल पाथवे, और ट्राइजेमिनल पाथवे के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, पेन भी हो रही है, इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और वैसोडाइलेशन भी हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है ना ब्रेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ब्रेन की सेंसिटिविटी जब बढ़ जाती है ना तो क्या होता है कि वो जो सेंसिटिविटी बढ़ जाने का मतलब क्या है कि जो आपका जो ब्रेन है वो ऐसे स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करेगा, एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स शो करेगा जिस पे कि नॉर्मल पर्सन इतना रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है वो जल्दी किसी चीज़ से जो है ना वो अफेक्ट आपको कोई चीज़ जल्दी अफेक्ट करेगी। जैसे threshold for the hypothalamus and the brainstem neurons to transmit the nociceptor trigeminal vascular signals is lower, यानी वो जो थ्रेशहोल्ड है जिस पॉइंट पे उन्होंने एक्टिवेट होना होता है वो पॉइंट कम होता है, थ्रेशहोल्ड लोअर हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे पर्सनस का। ठीक है ना, जब थ्रेशहोल्ड लोअर होता है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये थी सारी बात कि किस तरह से जो है वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं आपके बॉडी को। ठीक है ना, अब ये इटियोलॉजी ब्रेन सेंसिटिविटी किस वजह से होती है, ब्रेन सेंसिटिविटी क्या होती है, पीछे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मल्टी फैक्टोरियल पॉलीजेनिक बेसिस होती हैं। ठीक है ना, कि एक जीन नहीं बल्कि काफ़ी जीन्स अफेक्टेड होते हैं। और सेंसिटिविटी का एक सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका 3D स्ट्रक्चर सही तरह मेंटेन नहीं होता। जब इम्पल्स आई, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हुए। ठीक है, इम्पल्सेस आई, कैल्शियम चैनल ओपन हुए। अब क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सही तरह 3D स्ट्रक्चर उनका बना नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो उनमें से जो उनकी जो क्लोजिंग है ना वो सही तरह नहीं होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। अब कैल्शियम चैनल जब सेल के अंदर मूव करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाएगा। ठीक है ना, जब जितने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना शुरू होंगे, ठीक है ना, VIP जितना बढ़ेगा, सब्सटेंस P जितना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, CGRP जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही पेन, इन्फ्लेमेशन एंड वैसोडाइलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बात आपको समझ आई कि किस तरह से जो है ये ब्रेन सेंसिटिविटी। देखिए, अब एक पर्सन है उसका ब्रेन ऑलरेडी सेंसिटिव है, ठीक है ना, जेनेटिक बेसिस की वजह से। ठीक है ना, या फिर जो है उसको किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी है। ठीक है ना, अब एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। ठीक है ना, जैसे किसी को चॉकलेट्स से है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये सारे फूड जो है वो हार्मोन्स को ट्रिगर करवा रहे, हार्मोन्स की रिलीज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है ना, हार्मोन्स की प्रोटीन जो है रिलीज़ करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। आप ये ना समझे कि आपका खाने से जो है वो बस GIT तक का ताल्लुक है। ठीक है ना, आपका जो फूड है उससे आपकी पूरी बॉडी का ताल्लुक होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ करवाने होते हैं। जैसे अब सौंफ की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो सौंफ जो है वो एस्ट्रोजेनिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, तो सौंफ आप लोग इमेजिन करते हो कि शायद ये जस्ट टेस्ट के लिए है या चलो GIT के लिए है, लेकिन वो क्या है, एस्ट्रोजेनिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो आपके जो है वो फीमेल्स के जो है मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट कर रहा है, उनके जो पूरे साइकिल है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके जो बॉडी पे आपके जो फूड का आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग जो हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर नहीं होते, उनको किसी खास चीज़ से कोई एलर्जिक होती है। ठीक है ना, वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स नहीं होते। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो है ना असल में बेशक वो आपके फूड ट्रिगर्स हों, आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस हों, इनकी वजह से आपका ब्रेन सेंसिटिव हुआ होता है। ठीक है ना, लाउड नॉइसेस से, या जिनको फोबियाज़ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में नहीं जा सकते वो लोग। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो ब्रेन है वो उस वजह से सेंसिटिव होता है, वो जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेता है। ठीक है ना, ये बात आप क्लियर हुई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में भी बता सकता है, और फेसबुक का जो मैसेंजर है मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उससे भी उसके थ्रू भी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो। ठीक है, तो अब ये पैथोफिजियोलॉजी आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पैथोफिजियोलॉजी, और कुछ लोग जो है अब तक इसकी पैथोफिजियोलॉजी को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो कुछ लोग अभी तक जो है वो इसके फैक्टर्स को देख रहे हैं कि किस किस तरह के जो हैं वो इसके फैक्टर्स को हैं या क्या ट्रिगर्स हैं इसके। ठीक है ना,
सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि माइग्रेन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं इसमें, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे और कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।